तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में आज सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं 2019 का। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन किन में होता है? मधुमक्खियों में, टर्की में, इन दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो मधुमक्खी और टर्की दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा तीसरा, दोनों में, यानी पहले में और दूसरे में अनिषेक जनन होता है। आपको बता दें कि जो मधुमक्खी है, टर्की पक्षी है, इसके अलावा छिपकली में भी अनिषेक जनन होता है। रोटीफर में भी अनिषेक जनन होता है। और अगर अनिषेक जनन है क्या ये नहीं जानते हैं तो देखिए, बिना निषेचन के मादा युग्मक से अनिषेचित अंडे द्वारा जीव बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे जो मधुमक्खी है ये नर या ड्रोन को जन्म देती है अनिषेचित अंडे से, तो अनिषेक जनन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव कहा गया है? तो देखिए, मानव में अगर देखा जाए तो आई ए ये ए का होता है, और ए का एक और होता है, ये आई ए और I0, इसको भी ए। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो IA IB ये AB ब्लड ग्रुप का है जीनोटाइप, और IB ये B का है। और ऐसे ही देखा जाए तो IB I0 ये भी B का है। और एक अगर लिया जाए इसमें, यहाँ देख लेते हैं इधर, तो I0 ये O का है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस, ऑप्शन सही होगा दूसरा, बैसिलस थोरेंजिएसिस। ये जीवाणु है। जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो मृदा में पाया जाता है, मृदा में। और इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एक विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। ये जो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है इसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, क्राई प्रोटीन। और ये कीटों के लार्वा मार देती है, इसलिए इसको वैज्ञानिकों ने इस जीन को क्या किया कि निकाल करके फसलों में डाल दिया। अब उन फसलों में कीट नहीं लगते हैं। फिर अगला है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना हानि होती, उसे कहते हैं सहभोजिता कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सहभोजिता में क्या होता है? कोई दो सहभोजी होते हैं, ये इससे लाभ ले लेता है, लेकिन इसको इससे ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि होती है। यानी एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, उसे सहभोजिता कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो उदाहरण आप बता सकते हैं, आर्किड व कंठलताएं। फिर अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और इसका कार्य होता है सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। सहायक जनन ग्रंथियों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना आदि। फिर अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग व अनुपयोग के कारण हुआ है। लैमार्क का था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क, इनका पूरा नाम था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। फिर अगला है, दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो इसमें आप बता सकते हैं मटर, सेम आदि। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? तो चार्ल्स रॉबर्ट
डार्विन ने। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। फिर अगला है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 1986 में पारित हुआ था, सन 1986 में। और लागू कब हुआ? तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। और आपको बता दें इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये कोर्स से हटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का पहला, सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। आपको बता दें सह प्रभाविता क्या होती है? तो जब किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, उनकी आनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। जब किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो उनकी आनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। जैसे लाल सांड था, सफेद गाय थी, दोनों का क्रॉस करवाया तो चितकबरी संतान हुई। चितकबरी यानी ऐसी संतान हुई जिसके बीच बीच में बाल सफेद थे और बीच बीच में लाल बाल थे। फिर अगला है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर बताइए। देखिए, जो प्राथमिक है, प्राथमिक वाहित मल का उपचार भौतिक होता है। प्राथमिक वाहित मल का उपचार भौतिक होता है, जबकि जो द्वितीयक है, द्वितीयक वाहित मल का उपचार सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो ये एक अंतर हो जाएगा। फिर अगला है, यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाए तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी? तो नहीं जी पाएगी। क्यों नहीं जी पाएगी? तो आपको बता दें कि परासरण के कारण नहीं जीवित रह पाएगी, मर जाएगी। लेकिन ये कोर्स से हटा हुआ है क्योंकि स्टार लगा हुआ है, तो इसको हटा देंगे। फिर अगला है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको बना देना है वाटसन और क्रिक का मॉडल। और इसमें सी को ट्रिपल बॉन्ड जी से जोड़ना है, यानी साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन से जुड़ेगा। और ऐसे ही इसके नाम क्या है पूरा सब लिख देंगे। तो हमारे चैनल से वीडियो देख लीजिए, मैंने समझाया हुआ है। फिर अगला है, मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है और बहुत अच्छी तरीके से बनाना बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर चौथे का पहला है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई व केंद्रकों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी सेट में जरूर आ जाएगा, छपा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, जल्दी से समझा देते हैं। जैसे ये भ्रूणकोश है और इसमें ऊपर ये तीन जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। बीच में द्विध्रुवीय केंद्रक होता है या द्विगुणित केंद्रक कहते हैं, द्विगुणित केंद्रक होता है। इधर ये दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं, और यहाँ पर अंड कोशिका होती है। अब कहा गया है कि त्रिसंलयन क्या है, कहाँ कैसे संपन्न होता है। ये तो नीचे वाला मैंने न्यूक्लियाई के नाम बता दिए हैं, केंद्रकों के नाम बता दिए हैं। तो देखिए, यहाँ से जब पराग नलिका आती है तो पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। ये क्या हैं? नर युग्मक हैं। तो इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो निषेचन हो जाता है। इसे निषेचन कहते हैं या सत्य निषेचन कहा जाता है। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो इसे निषेचन कहते हैं या सत्य निषेचन कहते हैं। और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय या द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। दूसरा
नरयुग्मक जाकर के द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है तो इसमें 3 केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहा जाता है, क्योंकि 3 केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, संलयित हो रहे हैं। क्योंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को द्विनिषेचन भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। आइए इसमें अंतर देख लेते हैं। देखिए, सहज प्रतिरक्षा इधर लिखा है, उपार्जित प्रतिरक्षा इधर लिखा है। लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, अविशिष्ट, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है, रोग विशिष्ट। फिर दूसरा है, यह जन्म के समय मौजूद होती है, जबकि जो उपार्जित है ये यानी कि इसका अवलक्षण स्मृति है। तो इसका मतलब ये हुआ जन्म से मौजूद है, यानी ये हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा बाद में प्राप्त होती है, जन्म के बाद ली जाती है, यदि कोई रोग होता है तब। इसलिए कहा गया कि रोग विशिष्ट होती है। फिर अगला अंतर है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने की अर्जित करती है। यानी जब कोई बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश करने लगता है तो उसको प्रवेश करने नहीं देती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है, बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है या स्मृति पर आधारित होती है, यानी याददाश्त पर आधारित होती है, उसको याद रखती है। अगर सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा का उदाहरण देखा जाए तो मानव में त्वचा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकती है, मुंह की लार, आंखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा जैसे प्राप्त होती है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। देखिए, इसी में कहा गया था कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। चलिए इसको देख लेते हैं। इधर डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा और लिखेंगे पहला अंतर, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी खुद की कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी जो शरीर की खुद की कोशिकाएं हैं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा कर रही हैं, इम्यूनिटी पैदा कर रही हैं, तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और निष्क्रिय में जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर अगला है, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है यह तुरंत राहत प्रदान करती है। फिर सक्रिय में इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, यानी ये कोई अलग रोग पैदा नहीं करती, अलग तरीके का कोई डिसीज नहीं देती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर अगला है, सक्रिय प्रतिरक्षा पूरे जीवन कार्य करती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में मानव में काली खांसी, टेटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः A तथा B हैं तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप का पता लगाइए। तो देखिए क्वेश्चन यही था। फिर लिखेंगे इधर पिता का रुधिर वर्ग, इधर लिखेंगे माता का रुधिर वर्ग। पिता का रुधिर वर्ग A दे रखा है, माता का रुधिर वर्ग B दे रखा है, इसका जीनोटाइप लिखेंगे, इसका जीनोटाइप लिखेंगे और फिर अलग अलग गैमीट्स निकाल करके क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने पर देखिए इस तरह से आएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब AB रुधिर वर्ग वाले संतान की जीनोटाइप IA IB होगी, ऐसे ही A रुधिर वर्ग वाले संतान की जीनोटाइप IA I0 होगी, ऐसे ही B वाले की IB I0 होगी और O वाले की I0 I0 होगी। और पिता का जीनोटाइप मैंने यहाँ लिख दिया है, माता का जीनोटाइप मैंने यहाँ लिख दिया, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे जीन चिकित्सा और लिखेंगे आनुवांशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर सामान्य क्रियाशील जीन को प्रवेश कराने की विधि जीन चिकित्सा कहलाती है। आनुवांशिक रोग से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके शरीर में त्रुटिपूर्ण जो जीन है उसके स्थान पर सामान्य जीन डाल दिया जाए, उस त्रुटिपूर्ण जीन को निकाल दिया जाए, सामान्य जीन डाल करके उसको सही कर दिया जाए, तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। परिभाषा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आनुवांशिक रोग के त्रुटिपूर्ण या म्यूटेंट जीन को सामान्य
इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आनुवांशिक रोग के त्रुटिपूर्ण या म्यूटेंट जीन को सामान्य क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करना जीन चिकित्सा कहलाती है। और जीन चिकित्सा विधि की खोज सन 1990 में इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिकों को आशा है कि इससे मानव जाति को आनुवांशिक रोगों से मुक्त कराया जा सकता है। फिर आगे कहा गया कि एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। आइए समझा देते हैं। तो देखिए एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एंजाइम एडीए की कमी। लिखेंगे एंजाइम एडीए की कमी उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होता है। जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से SCID रोग से पीड़ित थी। सामान्य क्रियाशील एडीए जीन को इस बच्ची की अस्थिमज्जा में प्रवेश कराया गया। यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़कर सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी। इस तरह से चित्र बना देना है। इस तरह से चित्र बना देना है। इसके बाद लिखेंगे SCID के उपचार के लिए सामान्य जीन के अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणुवाहक में निवेश कराया गया और इस विषाणु के गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की गईं। अब इन पारजीनी विषाणु द्वारा अस्थिमज्जा से निकाली गई बोन मैरो सेल को संक्रमित कराया गया। कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो सेल को पुनः रोगी की अस्थिमज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया गया। इस तरह से इस विधि द्वारा SCID या गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग का निदान संभव है। फिर अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारे चैनल में अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगला है निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। सह प्रभाविता अभी मैंने पीछे समझाया है इसी पेपर में। अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि कार्ल कोरेंस ने गुलाबांस के पुष्प लिए थे, लाल और सफेद पुष्प लिए थे, दोनों के बीच क्रॉस कराया था तो इन्हें गुलाबी पुष्प मिले थे। फिर इन्होंने क्या किया कि दूसरी पीढ़ी में स्वपरागण कराया तो इन्हें लाल, गुलाबी और सफेद पुष्पों का अनुपात 1:2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ था। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या समझते हैं? खंड के पृथक्करण एवं विलगन की तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, फुल वीडियो। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा होता वास्तव में क्या है कि जो डीएनए के छोटे बड़े खंड होते हैं उसे पृथक किया जाता है। डीएनए के छोटे बड़े खंडों को पृथक करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। तो इसके बारे में फुल जानकारी हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला है बायोगैस क्या है? एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। हमारे चैनल में बहुत ही अच्छी तरीके से अपलोड है, मैंने समझाया उसमें चित्र सहित, तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर अगला है मलेरिया की रोग जनकता, लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। मलेरिया रोग क्या है? तो जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम से होता है। संघ प्रोटोजोआ का जंतु है प्लाज्मोडियम, इससे होता है। और इसको फैलाता कौन है प्लाज्मोडियम को? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। और रोग जनकता हो गया। फिर लक्षण जो है, इसके लक्षण में गंभीर तेज बुखार, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार इसमें चढ़ता है। और बचाव के लिए मच्छरों से बचें तो बचाव हो जाएगा। इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परजीविता क्या है? तो इसमें दो सहभागी जैसे हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे की हानि हो जाती है। एक को लाभ दूसरे की हानि होती है, उसे परजीविता कहा जाता है। कि जो सहोपकारिता है इसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों का लाभ होता है। तो इन दोनों पर या फिर इस चैप्टर के यानी जो समष्टि वाला चैप्टर, फुल चैप्टर हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाकर के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगला है सूक्ष्मजीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों को कम करने के लिए, तो रासायनिक उर्वरकों में अब जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इसको खेत में उग जाती है, नीलहरी शैवाल जो है उग जाती है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, तो रासायनिक उर्वरक कम लगेंगे।
और जो पीड़क नाशियों का प्रयोग कहा गया है तो ये बैसिलस जो थुरिंजिएसिस है, बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जो जीवाणु होता है ये मृदा में पाया जाता है। तो इसके एक स्पेशल जीन समूह जो होता है प्लाज्मिड पर, उस जीन समूह पर एक प्रोटीन बनती है, वो उस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं और ये कीटों के लार्वा को मार देती है, जिससे वैज्ञानिकों ने इस जीन को फसलों में डाल दिया तो कीट नहीं लगते हैं। फिर अगला है प्रतिबंधन एंजाइम, क्या है इसके कार्य। तो ये आणविक कैंची वाला जो हमारे चैनल में वीडियो पड़ा है उसको आप देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। वास्तव में जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाते हैं। फिर अगला है मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन करना है, आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसको समझाया है। अगला है परागण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए, ये परागण कर्मकों के बारे में वर्णन कीजिए। तो परागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। और पुष्पी पादपों में होने विभिन्न प्रकार के परागण यानी स्वपरागण और परपरागण सबको डिटेल से समझाना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर अगला है लिंग निर्धारण क्या है, मानव तथा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। देखिए इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला है वंशागति को प्रभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र विवन नियम का वर्णन कीजिए। वंशागति क्या है, मेंडल का स्वतंत्र विवन करने बहुत ही सरल भाषा में चेकर बोर्ड पर भी और ऐसे दोनों तरीके से मैंने इसको समझाया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, संख्या तथा जीवभार का पिरामिड बनाना है। तो इस पर मैंने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की, फिलहाल पिरामिड वाला जरूर अलग वीडियो है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं और संरक्षण की विधियां। तो संरक्षण की दो विधियों में स्वास्थ्य और बाह्य संरक्षण आप बता सकते हैं।